Assalamu alaikum students. Today we are going to start the topic torque or movement of a force. So we open or close a door as we see in this figure. हमारे पास एक डोर है. हम क्या करते हैं अगर हम इस डोर को ओपन या क्लोज करें? बाय पुशिंग और पुलिंग इट. Here push or pull turn the door around its hinges or axis of rotation. तो इसके जो hinges होते हैं, अब hinges क्या है जी स्टूडेंट्स? तो ये जो आपको पोर्शन नज़र आ रहा है इसको हम hinges भी बोलते हैं, hinges ऑफ द डोर, और ये जो है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन भी बोलते हैं इसको. तो जब हम इस डोर को पुश और पुल करते हैं तो ये जो डोर है ये इस पॉइंट के अलॉन्ग ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है टर्न करता है ड्यू टू फोर्स एक्टिंग ऑन द डोर. So the door is opened or closed due to the turning effect of force acting on it. तो ये जो इसके साइड पे hinges लगे होते हैं इसके गिर्द ये जो टर्निंग इफेक्ट होता है, जो ये गेट है ये ओपन हो जाता है, ठीक है, और टर्न करता है. Now we start what is rigid body. So a rigid body is composed of large number of small particles. If the distances between all pair of particles of the body do not changed by applying a force, then it is called a rigid body. अब इसका क्या मतलब है जी? तो हम सपोज करते हैं कि ये एक रिजिड बॉडी है, ये एक क्यूब है. सपोज आयरन क्यूब ले लेते हैं, उसके अंदर ये जो सर्कल्स हैं उसके पार्टिकल्स हैं, और ये जो पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान हमने ये जो लाइंस लगी, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसके साथ अटैच होते हैं दूसरे के साथ, ठीक है. अब क्या होगा अगर हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं? ठीक है, हमने क्या किया, ये हम इसके ऊपर जो है फोर्स लगा रहे हैं चारों साइड से. जब फोर्स लगेगी तो अब देखें, जब ये फोर्स बेसिकली हम किस के ऊपर लगा रहे हैं? हम पार्टिकल्स के ऊपर लगा रहे हैं. तो अगर तो ये जो पार्टिकल्स के दरमियान ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस का मतलब ये है जी, तो हम ये जो रेड लाइन्स हम कहते हैं सपोज इनके दरमियान डिस्टेंस है. अगर हम फोर्स लगाते हैं और ये इनके दरमियान ये जो डिस्टेंस ये इतना ही रहता है, ये अपनी शेप को चेंज नहीं करते, मतलब ये हम इस तरह नहीं कह सकते. मीन्स मैं कहता हूँ कि ये जो पार्टिकल्स हैं 1 2 3 4 इनके जब फोर्स लगी तो ये अपनी जगह छोड़ के ये जो पार्टिकल्स हैं इसके करीब करीब आ गए, उसके साथ आके अटैच हो गए. तो इन्होंने अपनी जो है डिस्टेंस को कम कर दिया, तो फिर ये रिजिड बॉडी नहीं है. अगर ये फोर्स लगने पर भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ही रहते हैं, अपनी डिस्टेंस को चेंज नहीं करते, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते, सो दीज आर रिजिड बॉडीज. इफ the distances between all pairs of the particles of the body do not change by applying force, then it is called a rigid body. एक ये definition एक और हम कह सकते हैं, in other words a rigid body is the one that is not deformed by force or force is acting on it. डिफॉर्म का मतलब अपनी शक्ल को वो चेंज नहीं करता जी. तो अब सपोज करें कि मेरे पास एक बलून है, बलून के ऊपर मैंने ये साइड से क्या लगाई, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करता हूँ. तो जब फोर्स को जब हम बलून को दबाते हैं, उसके ऊपर हम हाथों से प्रेशर लगाते हैं, उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, तो उसकी शक्ल क्या हो जाती है? उसकी शक्ल चेंज हो जाती है, वो डिफॉर्म हो जाता है. तो जो शक्लें जो शेप्स अपनी चेंज कर लें, मतलब डिफॉर्म हो जाएं ऑब्जेक्ट्स, उन ऑब्जेक्ट्स को हम कहते हैं रिजिड बॉडीज़ जी. स्टूडेंट्स, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन बेसिकली एक लाइन होती है, द लाइन अलॉन्ग विच अ बॉडी रोटेट्स. जिस तरह हम कहते हैं कि ये अर्थ है, अर्थ की आपको पता है 2 रोटेशन होती हैं. एक रोटेशन होती है जो वो सन के गिर्द करती है, और एक रोटेशन होती है जो वो अपने एक्सिस के अलॉन्ग का, जिसकी वजह से डे और नाइट का जो है वो सर्कल चलता है. तो ये एक बेसिकली लाइन होती है जिसके अलॉन्ग जो अर्थ है वो क्या करती है? रोटेट करती है, ठीक है. ये क्या करती है? रोटेट करती है. तो डे और नाइट जो है वो उस चेंज होती है. तो डेफिनेशन आपने यही याद करनी है. ये बुक पे जो है थोड़ी सी अजीब सी लिखी, तो आप यही डेफिनेशन याद करें एक्सिस ऑफ रोटेशन की जी. तो अगर हम डोर की बात करें तो आपको पहले बताया ये जो लाइन है, ठीक है, जिसके गिर्द जो ये डोर है ये क्या करता है? इस तरह रोटेट करता है. तो ये जो हिंजेस हैं इसके अलॉन्ग रोटेट करता है. तो सुद्दी लाइन अलॉन्ग विच द डोर रोटेट, इसको हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन. आप दोनों में से अर्थ की एग्जांपल आप ले सकते हैं, डोर की एग्जांपल ले सकते हैं जी. तो अब हमारा जो मेन टॉपिक है टॉर्क, उसकी तरफ आते हैं, या मूवमेंट ऑफ द फोर्स. सो द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क. तो फोर्स की वजह से हम किसी बॉडी की जब फोर्स लगाते हैं तो उसके ऊपर टर्निंग इफेक्ट आ जाता है, वो रोटेट करना शुरू कर देती है, उसको हम कहते हैं टॉर्क जी. तो हम दरवाजे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो दरवाज़ा क्या करता है? रोटेट करता है, टर्न करता है. इसी तरह अगर हमने कोई नट्स वगैरह खोलने हो तो हम क्या करते हैं? ये आपको डिवाइस नज़र आ रहा है, इसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है, नॉर्मली आपने देखा होगा. तो जब हम इसको इस डिवाइस के ऊपर फोर्स लगाते हैं, ठीक है,
तो ये इसके जो नट्स वगैरह होते हैं ये क्या करते हैं, ये घूमना शुरू कर देते हैं और ये जो है फ्री हो जाते हैं और हम इनको निकाल लेते हैं। तो ये जो सारी एग्जांपल्स हैं ये टॉर्क की एग्जांपल्स हैं कि जब भी किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो बॉडी क्या करती है, रोटेट करती है, घूमना शुरू करती है, टर्न करती है। सो जहाँ पे भी आपको टर्न नज़र आएगा फोर्स लगाने की वजह से वहाँ पे टॉर्क होगा। दी एग्जाम्पल ऑफ टैप एंड दी टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्सेस, ये भी डोर भी जो है जब हम घुमाते हैं तो डोर खुल जाता है, तो यहाँ पे भी टॉर्क ही एग्जाम्पल है। जी स्टूडेंट्स, तो ये टॉर्क का फार्मूला है, ये जो सिंबल है टाओ, ये टॉर्क रिप्रेजेंट करती है इनटू फोर्स क्रॉस लेंथ। ये लेंथ का एक प्रॉपर नाम है मूवमेंट ऑफ आर्म। तो ये बेसिकली फार्मूला है टॉर्क का, F इंटू लेंथ या मूवमेंट ऑफ आर्म। जी स्टूडेंट्स, अब हम दो फैक्टर्स डिस्कस करते हैं, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और मूवमेंट आर्म को। जी तो ये मैंने एक लाइन आपको रेड शो करवाई है, ये एक पूरी लाइन होती है जहाँ पे हम फोर्स लगा के दरवाज़ा को खोलते हैं। तो मैंने 6 पॉइंट बनाए हुए हैं, तो आप इन 6 पॉइंट्स में जहाँ मर्जी सबसे ऊपर फोर्स लगा रहे हैं 1, 2 पॉइंट पे, 3 पे, 4, मतलब आप इन 6 पॉइंट में से कहीं पे भी फोर्स लगाएंगे ना तो आप क्या कर सकते हैं, आप दरवाज़ा को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो लाइन है जहाँ पे हम फोर्स लगाते हैं इसको हम कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ऐसी लाइन जहाँ पे हम फोर्स को क्या करवाते हैं, एक्शन करवाते हैं, फोर्स को एक्ट करवाते हैं। सो द लाइन अलोंग विच अ फोर्स एक्ट्स इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो जिस तरह मैंने आपको पॉइंट्स दिखाए थे उस पूरी लाइन को हम क्या कहते हैं, लाइन ऑफ एक्शन, क्योंकि हम उन पॉइंट्स में से कहीं पे भी फोर्स लगा के दरवाजे को ओपन कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं मूवमेंट ऑफ आर्म को। जी तो डोर के ऊपर 2 लाइंस हैं, एक लाइन ऑफ एक्शन जहाँ पे हम फोर्स लगाते हैं और एक लाइन होती है एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसके गिर्द ये जो हिंजेस हैं, ये जो डोर है क्या करता है, रोटेट करता है। ठीक है, तो ये लाइन एक्सिस ऑफ रोटेशन और एक लाइन है लाइन ऑफ एक्शन। जी तो इन दोनों लाइंस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये जो डी आपको नजर आ रहा है ये क्या है, ये है मूवमेंट ऑफ आर्म। इसको परपेंडिकुलर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अगर आप ये डिस्टेंस और ये लाइन ऑफ एक्शन के दरमियान एंगल बनाएं तो 90 डिग्री एंगल, इसलिए हम कहते हैं इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड मूवमेंट ऑफ आर्म, और इसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये देखें यहाँ पे भी पिक्चर बनी हुई है, ये एक उन्होंने लाइन शो करवाई, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब इनके दरमियान ये जो रेड लाइन है ये क्या है, डिस्टेंस है, दोनों लाइंस के दरमियान लेंथ एल है, इसको हम कहते हैं मूवमेंट ऑफ द आर्म। जी स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे फैक्टर्स की कि टॉर्क जो है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। 2 फैक्टर्स हैं अकॉर्डिंग टू फार्मूला, फोर्स और मूवमेंट ऑफ आर्म। तो देखें इस फार्मूला के मुताबिक टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, इसी तरह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टॉर्क लेंथ के, मूवमेंट आर्म के। अगर फोर्स ज़्यादा होती है तो क्या होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो क्या होगा, टॉर्क भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर लेंथ ज़्यादा है तो फिर भी टॉर्क क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसी तरह अगर फोर्स कम होगी तो टॉर्क भी कम होगा, अगर लेंथ कम है तो फिर भी टॉर्क कम होगा, क्योंकि बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। सो फैक्टर्स 2 हैं यहाँ पे, फोर्स एंड मूवमेंट ऑफ द आर्म ऑन विच टॉर्क डिपेंड्स। टॉर्क और मूवमेंट ऑफ द फोर्स डिपेंड्स अपॉन द फोर्स F एंड मूवमेंट आर्म L ऑफ द फोर्स। ग्रेटर इज द फोर्स, ग्रेटर इज द मूवमेंट ऑफ द फोर्स। सिमिलरली लॉन्गर इज द मूवमेंट आर्म, ग्रेटर इज द मूवमेंट ऑफ द फोर्स। इसका मतलब ये कि अगर फोर्स ज़्यादा है तो टॉर्क ज़्यादा होगा, अगर मूवमेंट आर्म L ज़्यादा है तो फिर भी टॉर्क ज़्यादा होगा। तो ये उन्होंने हमें भी फार्मूला दिया हुआ है। जी तो ये बात मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आपने अक्सर मैकेनिक्स को वर्कशॉप पे ये जो स्पैनर है ये यूज़ करते देखा होगा, किसके लिए, ये जो नट्स हैं ये खोलने के लिए। अब आप सपोज करें कि उनके पास एक बड़ी गाड़ी आ गई, एक ट्रक आ गया, उसके उन्होंने क्या करने हैं, बुलेट्स खोलने हैं। ठीक है, तो क्या वो ये छोटा स्पैनर यूज़ करेंगे जिसका मूवमेंट आर्म क्या है, कम है। ये जो लेंथ है ये देखें, इसकी लेंथ ज़्यादा है, इसकी लेंथ कम है, तो कौन उसको जल्दी जो है खोल के देगा नट्स। जी तो ये जो स्पैनर है इसकी लेंथ ज़्यादा है, इसमें टॉर्क भी ज़्यादा होगा। ये छोटा स्पैनर है, इसकी लेंथ कम है, मूवमेंट आर्म कम है, स्मॉलर है तो स्मॉलर ही टॉर्क होगी। सो अ स्पैनर हैविंग लॉन्ग आर्म, मतलब ये जो बड़ा है, हेल्प्स हिम टू डू इट विद ग्रेटर ईज देन दी स्मॉलर वन। तो जो बड़ा है वो क्या करेगा, उसकी मूवमेंट आर्म ज़्यादा है, टॉर्क ज़्यादा है, तो टर्निंग इफेक्ट उसमें ज़्यादा है, मतलब ये जो बुलेट्स हैं ये जल्दी घूम जाएगा। तो ये आसानी से जो स्पैनर है विद लॉन्ग मूवमेंट आर्म, वो आसानी से जो है ये बुलेट्स को खोल देगा बजाय इसके कि वो छोटा स्पैनर यूज़ करे। तो आई होप आप लोगों को समझ लगी होगी कि हम कहाँ पे यूज़ करते हैं टॉर्क को, इसका फ़ायदा क्या होता है। ओके जी स्टूडेंट्स।